व्हाट्सअप गाइस, खान सर की वीडियो लेके आए जिसमें वो बताएंगे कि ग्वादर पोर्ट पर जो अटैक हुआ है उसके ऊपर बताएंगे और क्या कुछ पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। लेकिन थंबनेल इंटरेस्टिंग है। आतंकवादी बने सीपैक योजना के लिए खतरा, चीन के कर्ज के जाल में डूब गया पाकिस्तान। भैया चीन तो अभी तो मालदीव्स को भी ले डूबेगा, इनका भी चल रहा है। तो देखते हैं पूरी वीडियो और सर के मस्ती भरे अंदाज में ही होगी, पक्की बात है। तो करते हैं साथ में एंजॉय। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। जय हिंद। देखिए अभी समझते हैं हम लोग ग्वादर में क्या इशू चल रहा है और ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान का था ही नहीं, अचानक से कैसे वो पाकिस्तान को मिल जाता है, और जो पाकिस्तान कश्मीर है वो हमारा था, उसका आधा हिस्सा कैसे पाकिस्तान को मिल जाता है। तो देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे ऊपर कई देशों ने कब्जा किया हुआ था। तो उसी क्रम में यहाँ पर गोवा हम लोग को नहीं मिला। गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, गोवा हम लोग को मिला 1961 में। उसी तरह पांडिचेरी पर हम लोग को मिला ही नहीं। आज़ादी के टाइम पे पांडिचेरी पे भारत का झंडा नहीं ला रहा था। 1954 में फ्रांसीसियों ने हमें यहाँ से आज़ाद करके गए। तो ये तो हो गया यहाँ पर। अब पाकिस्तान का ये वाला एरिया जो था ग्वादर, ये पाकिस्तान का नहीं था। ग्वादर बंदरगाह एक्चुअल में ओमान का था और ओमान यहाँ से कंट्रोल करता था। बट ग्वादर उस समय स्मगलिंग का बहुत बड़ा अड्डा था। 1945-50 के आसपास जब हमें आज़ादी मिली थी तो पूरी उस समय दो जगह सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती थी, एक ग्वादर में और दूसरा सिंगापुर में। ये लूट खसोट का अड्डा बन गया। अच्छा, तो अभी हम फोकस करते हैं ग्वादर पे। तो पाकिस्तान ओमान से लगातार बातचीत करने लगा कि हमें ग्वादर बंदरगाह दे दिया जाए। इसी क्रम में लंबे अरसे 10 साल की हुई मीटिंग्स और वार्ताओं के बीच में ये एक लंबा मीटिंग चला कि ग्वादर बंदरगाह कराची को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून थे और ओमान के सुल्तान जो थे उस समय आला हजरत सईद बिन कासिम थे। इन्होंने पाकिस्तान को यह ग्वादर पोर्ट दे दिया यहाँ पर कि भैया तुम रखो। $5 मिलियन में पाकिस्तान को पोर्ट दे दिया गया 1958 में। इस प्रकार ग्वादर जो है पाकिस्तान का अंग बन गया। पाकिस्तान इस ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कैसे करे, तो पाकिस्तान के पास यहाँ पे ऑलरेडी था कराची बंदरगाह और उस समय मुंबई यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो पाकिस्तान का सारा लोड पड़ गया इसके कराची बंदरगाह पे और भारत का सारा लोड बन गया मुंबई पे। तो भारत ने मुंबई के जस्ट सट के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया। दोनों सट के आमने सामने है सब, दोनों यहाँ पे थोड़ी दूर के डिस्टेंस पे है सब यहाँ पे। तो देखा था कि पाकिस्तान ने भी कराची बंदरगाह के बगल में एगो बना दिया, एक और मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह यहाँ पर। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हमें अब डेवलप करना चाहिए ग्वादर बंदरगाह को। तो ये ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने के लिए कराची सिंगापुर से समझौता किया और सिंगापुर ने इस पे लीज लिया कि हम इसे डेवलप करेंगे। लेकिन सिंगापुर 3-4 साल तक कोई डेवलपमेंट यहाँ किया ही नहीं। तो सिंगापुर के ऊपर फाइन भी लगाया गया यहाँ पर और फाइनली सिंगापुर से इस डील को कैंसिल करके चाइना को इस डील में बुलाया गया। चाइना ने देखा कि यहाँ पर भारत को घेरने का भी काम किया जा सकता है, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं कि हम यहाँ केवल बंदरगाह नहीं बनाएंगे बल्कि यहाँ से एक सड़क भी ले जाएंगे अपने देश में। अब ये सड़क पीओके होके जा रहा था जो हरि सिंह के समय ही पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था ये एरिया में। भारत ने विरोध भी जताया लेकिन चाइना इस ओर से ले गया। इसके अलावा चाइना ने कहा कि ये सड़क इतनी लंबी रहेगी, बहुत अच्छी, और इसी के अगल बगल में कोई भी चीज का डेवलपमेंट होगा, बिजली घर वगैरह, वो भी डेवलप करेंगे। तो CPEC में सड़क शामिल है, बंदरगाह शामिल है और उसमें उसके अलावे बड़ी बड़ी उद्योग शामिल है। इसी रास्ते के बीच में कोल फील्ड शामिल है, बिजली घर प्रस्तावित है। CPEC सड़क के पास आसपास के एरिया में डेवलप करने के लिए 2 बड़े बड़े विंड टरबाइन लगाए गए हैं। लगभग 11 मेगा प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसमें सोलर प्लांट के द्वारा बिजली बनाया जाएगा। तो कभी भी CPEC को ये नहीं सोच लीजिएगा लोग कि केवल वो बंदरगाह और सड़क है। हाँ। दुनिया में चाइना सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन में भी है और ये सोलर पैनल के मामले में भी है। इसके अलावा चाइना इसी प्रोजेक्ट के तहत CPEC के तहत पाकिस्तान में बहुत हैवी पैसा इन्वेस्टमेंट करके वहां बड़े बड़े बांध बना रहा है जिससे कि पाकिस्तान को बिजली सप्लाई हो सके और बाढ़ पे भी नियंत्रण किया जा सके। हालांकि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। हम लोग एक छोटा सा घर बनाते हैं तो सोच रहे इतना पैसा खर्चा हो जाता है, तो सोचिए इतना बनाने में अरबों खरबों लग जाते हैं। और इसी तरह से चाइना की जाल में पाकिस्तान फंसते जा रहा था। लेकिन भारत से दुश्मनी के आड़ में उसे ये सब नहीं दिख रहा था कि ये पैसे चुका कहां से पाएगा। और चाइना ने इस CPEC प्रोजेक्ट के आड़ में हर एक चीज कब्जा करते गया। यहाँ पर इतना कर्जा दिया। उसके बाद बात आई इस बंदरगाह की। तो पाकिस्तान के लोग इस बंदरगाह को ऐसा ना बताते हैं जैसे लगता है कि ना यहीं पर सीधे फरिश्ता उतरेंगे लोग कि दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। चुप, झूठा कहीं, दुनिया का सबसे बड़ा का बंदरगाह। देखिए ग्वादर बंदरगाह की गहराई कितनी है, तो भैया 14 मीटर। दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह 14 मीटर। भाई एम्स्टर्डम बंदरगाह जाओ, 80-80 मीटर गहरा है।
14 मीटर जाएंगे। अडानी का बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह, अदानी का मुंद्रा बंदरगाह इनसे ज्यादा गहरा है, 16 मीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा बकलोले है सब पूरा करा है। दुनिया का सबसे बड़ा हमारा बंदरगाह बनेगा ग्वादर बंदरगाह। 3 गो बर्थ है, 3 गो प्लेटफॉर्म, जैसे रेलवे जहां लगती है प्लेटफॉर्म बोला जाता है, ट्रेन लगती है, तो पानी वाली जहाज रहती है बर्थ। ससुरा कहीं का 3 गो प्लेटफॉर्म बना कहेगा दुनिया का सबसे बड़ा है। 3 गो बर्थ है यहाँ पर, 3 जगह जहाज लगती है, 3 गो बर्थ है। जबकि अडानी जैसा एक कंपनी है उसका मुंद्रा बंदरगाह पे 30 गो बर्थ है। तो अडानी कभी चिल्लाइबे नहीं करता है कि हमारा सबसे बड़का, बिना मतलब खुश हो जाते हैं। अभी 1947 से जीता है पाकिस्तान वाला। सिंगापुर में 250 बर्थ है, 250 जहाजें एक साथ लगती हैं पानी वाली, फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है, अपने आप को हल्ला करता है। बकलोल है ससुराल, सब कुछ हल्ला कर देता है। लेकिन हाँ, ग्वादर बंदरगाह की एक ही चीज अच्छाई है कि वह स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह पे उसका लोकेशन है। इसलिए भारत इसे काउंटर करने के लिए इससे 170 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार बंदरगाह डेवलप कर रहा है, और यहाँ से जाहेदान तक रेलवे लाइन से हम लोग कंधार काबुल तक भले पहुंच सकते हैं, इसी के पैरेलल जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पे भी देख रहे हैं तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया। तो ये हो गया आपका ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर पाकिस्तान इस CPEC प्रोजेक्ट में, जिसमें ये बंदरगाह भी शामिल था, ये सड़कें भी शामिल थी, इसके अलावे बिजली घर, पन बिजली परियोजना, थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल एरिया, मल्टीनेशनल सिटीज कई जो बनाया गया था, उसके लिए पाकिस्तान ने चाइना से कर्जा लिया। 5 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। कर्जा लिया सर कि जीरो लिखते लिखते गायब हो जाएगा। और चाइना को ये बात पता था कि इन लोग से कहियो 5 लाख रुपया कर्जा नहीं दिया पाएगा तो ये बंदरगाह हथिया लेगा। जैसे श्रीलंका नहीं दे पाया तो चाइना ने कहा ठीक है मत दो श्रीलंका, तुम्हारा ये हम्बन टोटा बंदरगाह हम 99 साल के लिए ले लेते हैं। वैसे ही इन लोगों से भी नहीं दिया पाएगा पैसा कहियो तो इन लोग से भी कहेगा ठीक है हम तुम्हारा ये ग्वादर बंदरगाह ले लेते हैं, भूत उतर जाएगा इन लोग का। 5 लाख करोड़ कर्जा लिया है। अच्छा, इसके पास विदेशी मुद्रा कितना है, इसके पास पैसा कितना है? पाकिस्तान के पास 40,000 करोड़। पाकिस्तान के पास है कितना? 40,000 करोड़। कर्जा ले ले 5 लाख करोड़ का, केवल CPEC के लिए कर्जा लिया है 5 लाख करोड़ का। अभी दुनिया से अलग लिया है ये 40,000 करोड़। बिहार राज्य का शिक्षा बजट है 40,000 करोड़। हमारे बिहार में, भारत में नहीं, केवल बिहार में मास्टर लोग की सैलरी, मिड डे मील, सरकारी योजनाओं में जो शिक्षा बजट है वो 40,000 करोड़। अभी पाकिस्तान वाला कैसे, तुमसे बस का नहीं है, चलो होली खेल लो, होली खेल, होली खिला दी यहाँ पे, हैप्पी होली। जाओ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब समझिए ध्यान से, चाइना अब यहाँ एक और चीज समझिए यहाँ पे, ये इसके पास तो अब पैसा नहीं है, होली खत्म, होली खत्म, चलो रंग छोड़ा दी यहाँ पे, अभी तुमसे बात करना है। ये गया वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने, तो वर्ल्ड बैंक कहा हम लोग जिंदा आदमी को पैसा देते हैं, मतलब जिसको डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनानी है, पुल बना, भिखमंगों को पैसा नहीं देते। भिखमंगों को पैसा देता IMF। तो IMF जो होता है एकदम लास्ट लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो IMF ने पैसा दिया तो इसको एक शर्त रख दिया कि जो हम पैसा देंगे वो पैसा CPEC के प्रोजेक्ट के तहत ना बंदरगाह, सड़क, किसी चीज पे खर्च नहीं होगा, बल्कि तुम अपने पेमेंट वगैरह देने में करोगे। और चाइना ने कहा कि अब हम तुमको पैसा नहीं देंगे। तो CPEC प्रोजेक्ट बीच में ही अटक चुका है पाकिस्तान का यहाँ पर। अब पाकिस्तान, ये CPEC सड़क की 2 सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या है कि पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े आतंकवादी संगठन, एक TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसका कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा तालिबान ने कर दिया, पाकिस्तान पे कब्जा TTP करेगा। TTP यहाँ पर जिसको मन करता है मार देता है। अभी कुछ दिन पहले मारा यहाँ पर, जो भी चाइना के वर्कर होते हैं वो तो ऐसे ही पहचान में आ जाते हैं, सब खड़े सुतल रहता है, आधा किए खुलता है, उनको मार देते हैं। तो यहाँ कोई चाइनीज वर्कर काम करने वाला नहीं, चाहता ही नहीं। सेम उसी तरह ग्वादर में, अभी ग्वादर बंदरगाह उड़ा दिया BLA वाले ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी क्वेटा है। यहाँ सबसे ज्यादा खनिज है, कोयला है, तांबा है, सोना है, पेट्रोलियम है, सब इधर ही है। लेकिन यहाँ के लोगों को पाकिस्तान वैल्यू ही नहीं देता है। दूसरा, यहाँ एक धर्म के लोग पाए जाते हैं, अहमदिया मुस्लिम, वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान कहता है तुम मुसलमान नहीं हो। अलग बात है, कोई मुसलमान है नहीं है वो कोई बात नहीं, चलिए, कोई हर धर्म के लोग रहते हैं। तो इसका कहना है कि नहीं हम तुमको गोली मार देंगे। अरे भैया, वो अहमदिया है तो तुम गोली काहे मार दोगे? तुम्हारा मन है मत मानो उन्हें यहाँ पे, तो गोली मार देते हैं सब। तो वो सब मिल के धो दिया सब, अभी उड़ा दिया है सब, ग्वादर बंदरगाह उड़ा दिया है सब, कोई पानी वाली जहाजें नहीं जा रही है।
3 को तो प्लेटफॉर्म ऊपर से मार के एगो उड़ाइए दिए। बताइए, इनका तो गड़बड़ हो रहा है बहुत ये तगड़ा। दोनों भाई लोग, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। देखो हमरे दुश्मन का दुश्मन, तुम्हें कोई दिक्कत उक्कत होगा तो हमारे इधर नहीं आना जी, उधर ही निपट जाना बहुत है। अच्छा काम करता है। करोड़ों खतरनाक है, किसी का नहीं है सोल्यूशन। तो किसी भी आतंकवादी या गुंडे उंडे से ज्यादा सहयोग नहीं लेना चाहिए। हाँ मार रहा है तो ठीक है भाई, हमारे लिए तो अच्छा ही कर रहा है। यहाँ पर हम लोग को मारना रहेगा तो सेना लेके जाएंगे यहाँ पे, लेकिन टीटीपी और बीएलए ये नाक में दम कर दिए सब पाकिस्तान के। चाइना यहाँ से उनकी तो भाग गया, रेल उसके बन पूरे गई है। वर्कर भाग गए यहाँ से, कहें कि हम यहाँ ड्यूटी नहीं करेंगे। और चाइना का ये सीपीईसी प्रोजेक्ट 200% फेल हो गया यहाँ पर। और चाइना में अभी रिसेशन चल रहा है, वहाँ पैसा ही नहीं है। लगभग चाइना को रिकवर होने में 3 साल लगेंगे, और 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो ये तो हो गया भैया चाइना का हाल। चाइना आखिर यहाँ आया क्यों था, चाइना का इतना पैसा डूबा क्यों? एक्चुअल चाइना का यहाँ पाकिस्तान बहुत बड़ा जैसे वो लोन प्रॉफिट देते था। जा चाइना रहा है। अगर यहाँ से आता, यहाँ से ये यहाँ समझने से वाली जब वो बात पेट्रोल बहुत है। लेके जाता था तो चाइना को एक लंबी दूरी तय करनी होती थी, और यहाँ भारत से होके जाना था। भारत यहाँ इसको आराम से धो देता है, यहाँ अंडमान निकोबार में धोता है, यहाँ नीचे धो देता है यहाँ पे। और चाइना का जितना पेट्रोलियम है उसकी खपत इस एरिया में चाइना की पूरी फैक्ट्रीज है, सब सारे लोग यहीं रहते हैं। 95% चाइना के लोग इसी लाइन के इधर रहते हैं। इस लाइन को हान लाइन बोला जाता है यहाँ पे। इसके इधर ही पूरे चाइना के लोग रहते हैं, जबकि उसका पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ रखा जाता है। तो सोचिए उसको पेट्रोल यहाँ से ईरान से, यूएई से, ओमान, सऊदी अरब से खरीद के इतना लंबा यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचाओ। उससे अच्छा उसने देखा कि सीपीईसी बनाएंगे यहाँ ग्वादर बंदरगाह से सीधे यहाँ पहुंचा देंगे। तो यहाँ तो बहुत अच्छा जगह था उसका यहाँ रखने के, बहुत क्योंकि easy पहाड़ों के पड़ता बीच में ही उसके लिए। पेट्रोल को रखा जाता है। टंकी उनकी बनाने की जरूरत नहीं, पहाड़ों के बीच में ही सुरंग बना के उसी में रख दिया जाता है। तो चाइना का ये जो ऑयल डिपो है ये तो सब यहाँ पे सिंजियांग प्रांत में है। अगर भारत यहाँ से अटैक कर दिया तो पूरा फ्यूले उड़ जाएगा। तो भारत ने क्या किया, इस सिंजियांग प्रांत में चाइना का जो ऑयल डिपो है इसको काउंटर करने के लिए तजाकिस्तान में एक सैन्य अड्डा ले लिया। तजाकिस्तान में हमारे सैन्य अड्डे का नाम है ऐनी हवाई अड्डा। ऐनी या इसी को गीसर कहते हैं या हिसार कहते हैं यहाँ पर। यहाँ फॉरखोर एयरबेस नाम है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी वायुसेना है यहाँ पर, और यहाँ से वायुसेना अगर अटैक कर दी तो सारा इनका फ्यूल सिस्टम की सप्लाई तहस नहस हो जाएगी। तो ये तो हो गया, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा ये समझिए कि एक तरह का छुपा छुपाई के खेल होते रहेगा। चलता रहता कभी है। चाइना काउंटर करेगा, कभी हम करेंगे यहाँ पे, लेकिन चाइना थोड़ा पैसे से मजबूत हो रहा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज में भी। तो ये तो एक इंडिया के बाहर की ये सब सिनेरियो है। ये चीज आती है हमेशा कि देखो पाकिस्तान की क्या है कि वहां पर वो सोचते कोई भी डिसीजन या कोई लोन लेने से पहले सोचते इसलिए नहीं क्योंकि उनको पता है कि 5 साल भी पूरे नहीं होने, 2-3 साल में हो जाना है, कहने को हो जाएगा हमारे कार्यकाल में हमने ये शुरुआत करवाई थी, ठीक है, और फिर साइन करके चल जाता है। ये नहीं देखते धीरे धीरे वो देश को बेचते हुए जा रहे हैं, ठीक है, वो कर्जे में डुबा दिया उस देश को जहां से वो भर नहीं पा रहे। बलूच का क्या हाल है वहां, बलूचिस्तान में कोई डेवलपमेंट की दूर दूर तक कोई वो नहीं सोचते ही है। वहां इतने मिनरल्स है, हर एक चीज उसके बारे में भी नहीं सोचते, और कितने चौड़े होते हैं ग्वादर पोर्ट को लेके, ठीक है। लेकिन हर एक चीज का क्या होता है कि जैसे चाइना ने टैक्टिक लगाई कि दिमाग लगाया सीपैक बनाएंगे, पाकिस्तान को भी खोखला कर देंगे एक तरीके से, कब्जा टाइप हो जाएगा, रूट भी उनको, दूसरी वेव को भी वो मालदीव्स को भी, तो इसीलिए धीरे धीरे पहले श्रीलंका का एग्जांपल से भी नहीं समझे ये लोग, नहीं समझे, ना मालदीव समझा ना पाकिस्तान का भी समझ गया था। हाँ वो समझ गया था। और दूसरी एक और चीज यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो जो रूट दिखाया ना खान सर ने, वही चीज है, समुद्री रास्ते जब वो जाते हैं इंडिया श्रीलंका होते हुए सिंगापुर होते हुए, वहां से फिर चाइना में जब तेल जाता है बहुत लंबा उनके लिए रूट पड़ता है, खर्चा भी ज्यादा आता है। और मान लो कोई वॉर की सिनेरियो होता है किसी इंडिया चाइना का या किसी भी कंट्री के बीच में, और चाइना इन्वॉल्व होता है, तो इंडिया वहां पर उसकी सप्लाई को कट ऑफ कर सकता है उस एरिया से। इंडियन ओशियन में से जब वो जाते हैं सिंगापुर ब्लॉक कर सकता है, इंडिया ब्लॉक कर सकता है, बहुत चीजें हो जाती है, फिलीपींस ब्लॉक कर सकता है। लेकिन अगर वो सीपैक कर लेंगे तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है फिर वो तेल ये सब चीजें पहुंचाना अपने लिए। तो ये भी है। और काफी आपने हमेशा देखा कि चाइना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, उनका जो फॉरेन रिजर्व है आपको पता है बहुत गजब लेवल पर है भैया, उनके पास पैसा तो बहुत है, भले वहां रिसेशन कहने को, लेकिन वो फिर भी इतना पैसा है कि वो इंडिया से भी बहुत आगे मतलब। लेकिन हम उस जितनी स्पीड से हम चल रहे हैं उनको क्रॉस कर पाए ना कर पाए आने वाले कुछ ही सालों में ये नहीं पता मुझे, लेकिन हम आसपास जरूर पहुंच सकते हैं अगर हम इसी स्पीड से पहुंचते रहे। प्लस क्योंकि प्लस पूरी जो एक क्या होता है सारी कंट्रीज कब से लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ बाकी कंट्रीज रही ना, मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा वहां होती थी। अब धीरे धीरे कंट्रीज उसकी थोड़ी एंटी होती जा रही है और वो इंडिया के पास आते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है जगह, लेबर भी थोड़ी सी सस्ती कॉस्ट में मिल जाती है, प्लस स्किलफुल लेबर का भी अब मुहिम छेड़ दी गई है गवर्नमेंट द्वारा, प्लस
इंडिया के पास मार्केट भी बहुत बड़ी है कंजम्पशन वाइज भी, तो अभी चल रही है इसके ऊपर, देखते हैं आगे क्या कुछ डेवलपमेंट आती है। बाकी वहां पर टीटीपी और बीएलए ने तो भाई धुआं उठा दिया उनका, और पाकिस्तान को नहीं समझ आ रहा करे तो करे क्या है। कभी कह देते हैं कि हमारे पास ड्रिल करने के लिए तेल के पैसे भी नहीं है, तेल भी नहीं है, फिर कई बार ये इंडिया की जो वो होती है, जो डिफेंस का वो था ना, डिफेंस शो करा था दूसरी कंट्री के लिए, उसको देख के अपने वहां पर भाई साहब ड्रिल करके दिखा देते हैं। तो उनका तो समझ नहीं आता, उनके ऊपर हाथ है चाइना का, लेकिन वो चाइना का हाथ भी कब तक है ये नहीं पता। क्या वो हाथ उनको दबोचेगा या क्या वो हाथ उनके आशीर्वाद के लिए है, ये तो वक्त बता ही रहा है धीरे धीरे, और भी पता लग जाएगा उनको। लेकिन चाइना के आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि चाइना के ना बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, और चाइना में बलूचिस्तान, सॉरी पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से होने की संभावनाएं हैं। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, सर की वीडियो मजेदार, बाय बाय, टेक केयर।